प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी को स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास की बच्चों फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इसका आज का जो बच्चों लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर बच्चों आपका 2 होने वाला है। ठीक है, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, है ना। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पहला, वो क्या टॉपिक रहने वाला है आपका, बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण क्या है कि जब भी आप किसी वस्तु को किसी भी अक्ष के प्रति घुमाते हैं, तो घुमाने के लिए वहां पर जो बल काम करता है, तो बल के लगाने से वो वस्तु घूमती नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे अगर आपके पास में ऐसा मान लें कि कोई एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, और आपको इस सरफेस से ऐसा मान के चलें कि आपको इससे यहाँ पर आपको इसको रोटेट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर एक फोर्स को जनरेट करते हैं, आप यहाँ से स्मॉलर दूरी पर एक फोर्स को आपने अप्लाई कर दिया, एफ को लगा दिया, तो ये रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए साथों साथ आपको देखना होगा, जब ये घूमेगा इस लाइन के यानी कि इस एक्सिस के अराउंड जब भी घूमेगा, तो यहाँ पर ये आर पे भी डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, कि आर की वैल्यू क्या है। अगर आर 0 कर दे तो आप कितना फोर्स लगा लें, ये घूम नहीं पाएगा। तो सिंपली बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण वह बल होगा बच्चों जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने में किसी वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल्स होता है बच्चों हमारा, जैसे आपने देखा होगा दरवाजों पर जो हैंडल लगाते हैं, वो हमेशा आप कब्जों से दूर लगाते हैं। ठीक है, जैसे उस गेट को ओपन करने में आपको आसानी रहे, खोलने और बंद करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो आपने वहां पर बच्चों देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी होंगी बच्चों। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, यदि दरवाजों पर घूर्णन अक्ष से दूर बल लगाए तो उसे सरलता से घुमाया जा सकता है, परंतु यदि बल को घूर्णन अक्ष के निकट लगाए तब दरवाजे को घुमाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः किसी बल का किसी अक्ष के परितः आघूर्ण केवल बल के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वास्तव में किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, बलाघूर्ण क्या है कि किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बलाघूर्ण जो होगा, बलाघूर्ण बल के परिमाण यानी कि एफ तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि आर के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों इसे दिखाते हैं यहाँ पर आप टो से। ठीक है, तो आपका एक तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों बन जाता है। आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो टो बराबर आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एफ इंटू में आर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके। बलाघूर्ण कैसी राशि होती है बच्चों, एक सदिश राशि होती है। आपने देखा होगा ना कि अगर आपके पास मान लो इस तरीके से, यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास में बच्चों एक ये गेट है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं कि दरवाजा आपके पास में है। ठीक है, अब दरवाजा अगर आपके पास में है यहाँ पर, तो आपने देखा होगा बच्चों कि अगर यहाँ पर इस तरीके से ये इसका गेट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इसका गेट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब बच्चों गेट को हम खोलते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप कुछ कब्जे लगाते हैं, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये कब्जे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ये कब्जे लगे हुए होते हैं जिनसे ये गेट आपका इस पर रुका हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपका एक हैंडल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर आप एक हैंडल लगाते हैं, एक हैंडल लगाते हैं, इससे आपको गेट को खोलने में आसानी रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो नॉर्मली जो हैंडल लगाते हैं बच्चों, हम इसको इन कब्जों से दूर लगाते हैं। जितने कब्जों से दूर होंगे बच्चों, तो उस केस में क्या होता है कि ये आपके आर की वैल्यू बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा आपका आर हो जाता है, उसको घुमाने में आपको उतनी आसानी के लिए उतने कम बल की बच्चों आपको आवश्यकता होती है। आपने इस तरीके से देखा होगा। तो यहाँ पर जो बलाघूर्ण होता है, ये कैसी राशि होती है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और अगर इसके मात्रक की बच्चों बात करें, तो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका जाएगा मात्रक। ठीक है, और उसकी बच्चों विमा जो बन जाएगी, तो न्यूटन की विमा जाती है ml2 e⁻⁻²। ठीक है, और सॉरी ml2 t-2, और मीटर की जाएगी बच्चों आपकी एल,
तो यहाँ से इसको जब सॉल्व कर लेंगे उसके में बन जाती है बच्चों ml2 - ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो बलागुण आपको बच्चों याद रखना, बलागुण क्या है कि बलागुण वह बल है जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने में वस्तु पर कार्य करता है। तो बल आघूर्ण जो होगा बल और दूरी, यानी कि जिस अक्ष के प्रति बच्चों उस वस्तु को घूमना है वहां से लंब दूरी पर डिपेंड करता है। अगर आर नहीं होगा तो वो वस्तु घूम नहीं पाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि जब आपकी रेखीय गति होती थी वहां पर रेखीय गति के समीकरण काम करते थे आपके। तो आपके याद होगा बच्चों, आपने गति के समीकरण ये वाले पढ़ रखे हैं कि जैसे v बराबर आपका पहला समीकरण आता है, v बराबर है ना u प्लस ए टी आता था, ठीक है। दूसरा समीकरण आपका याद होगा, आपका दूसरा समीकरण बच्चों आता था यहाँ पर, दूसरा समीकरण था बच्चों आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा समीकरण बच्चों आपका जाता है यहाँ पे v उसका बराबर u उसका प्लस के 2s। तो यहाँ पर गति के बच्चों तीन समीकरण आपने पढ़ रखे हैं, हमने इनको प्रूफ भी किया था और हमने इनको बच्चों प्रूफ करने के लिए दो मेथडों का इस्तेमाल किया था। अगर आपके बच्चों याद आ रहा हो, हमने इनको ग्राफिकल मेथड से भी सिद्ध किया था, साथों साथ हमने इनको करण के माध्यम से भी सिद्ध किया था, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं आपसे हम घूर्णन गति के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, है ना, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति बच्चों घूर्णन गति करती है तो उस केस में बच्चों वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही होती है बच्चों, तो वहां पर है ना, तो वहां पर रेखीय गति के समीकरण काम नहीं करेंगे। तो जब रेखीय गति के समीकरण बच्चों वहां पर काम नहीं करेंगे तो वहां पर क्या काम करेगा, तो नॉर्मली वहां पर घूर्णन गति के समीकरण बच्चों काम करेंगे। सरल रेखा में समान त्वरण से गति करते किसी पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण तथा समय के संबंध को सरल समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि किसी वस्तु का वेग u है ना से गति प्रारंभ कर त्वरण a के कारण कुछ समय पश्चात v वेग प्राप्त कर लेता है, तो इस समय विस्थापन बच्चों ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर गति के समीकरण आपके ये वाले हो गए, पहला आपका ये वाला हो गया, दूसरा वाला आपके पास ये हो गया, तीसरा समीकरण बच्चों आपके पास ये वाला हो गया। जब कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो उस कण के एक वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है, ठीक है। अर्थात वृत्त की त्रिज्या घूर्णन अक्ष से कणों की दूरी के बराबर होती है। घूर्णन गति में रैखिक गति के विस्थापन, वेग, त्वरण के संगत राशियां कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आपकी रेखीय गति होगी उस केस में विस्थापन आपका ऐसा होता है, लेकिन कोणीय विस्थापन में आपका थीटा आएगा कि कितना कोण में विस्थापन हो गया। मतलब इस तरीके से अगर आपके पास में सर्कल है यहाँ पर, यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए से, और ये यहाँ स्मॉल टी समय पॉइंट बी पर आ जाता है, तो ये आपको देखना होगा कि यहाँ से कितना कोण बच्चों घूम गया, थीटा कोण कितना आ गया, कितना कोण में विस्थापन आ गया। तो प्रारंभिक जो वेग होगा u होगा, कोणीय वेग में बच्चों आपको ओमेगा नॉट से दिखाना होगा, अंतिम वेग v होगा और आपको यहाँ पे कोणीय वेग में आपको ओमेगा दिखाना होगा बच्चों। त्वरण आपको जो होगा रेखीय वाला वो a होगा, जबकि घूर्णन गति में आपको कोणीय त्वरण काम करेगा, वहां बच्चों उसको अल्फा से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों गति के जो यहाँ पे घूर्णन गति के समीकरण बनेंगे वो कौन से बनेंगे, घूर्णन गति के बच्चों समीकरण कौन से बनेंगे, ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं घूर्णन गति के समीकरण, ठीक है बच्चों। पहला समीकरण जो आपका जाएगा या बनेगा वो बनेगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। दूसरा बच्चों बन जाएगा आपका कौन सा बनेगा, थीटा बराबर 1/2, सॉरी 1/2 नहीं जाएगा यहाँ पे बच्चों, ओमेगा सॉरी थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा बच्चों बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा थीटा। ये घूर्णन गति के बच्चों आपके तीन समीकरण होंगे और तीनों समीकरणों का बच्चों हम सिद्ध करेंगे अभी। तो कैसे बच्चों उसको सिद्ध किया जाएगा देखिए, जब बच्चों उसको सिद्ध करेंगे यहाँ पे आप, तो पहले समीकरण को देख लेते हैं। जैसे पहला समीकरण बच्चों आपका है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस के अल्फा टी है, ठीक है। और हमको उसको प्रूफ करना है बच्चों,
तो देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम जानते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे वी नो डैट, क्या जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु आपकी घूर्णन गति करती है तो उस वस्तु में आपका कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। और कोणीय त्वरण क्या होगा बच्चों, कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा जो होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है कोणीय त्वरण। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर आपका आ जाएगा बच्चों डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी ओमेगा आपका क्या आएगा, अल्फा डी टी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चों आपका डी लग रहा होगा उसी की यहाँ पे लिमिट ली जाएगी। तो हम यहाँ पे बच्चों ऐसा मान के चल लेते हैं कि जब ओमेगा 1 की वैल्यू कोणीय वेग यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग था उस समय टी की वैल्यू T1 की वैल्यू बच्चों 0 रही होगी। और जब अंतिम वेग कोणीय वेग हो गया बच्चों आपको ओमेगा, उसके समय T2 की वैल्यू आपकी बच्चों टी हो गई होगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब जब इसका बच्चों यहाँ पे समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ठीक है, बराबर आपका जाएगा यहाँ से 0 टू टी अल्फा डी टी। ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा ओमेगा नॉट से ओमेगा। ठीक है, अब इस केस में बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा चला जाएगा और यहाँ पर जब लिखेंगे ओमेगा नॉट ओमेगा जाएगा यहाँ पे बच्चों अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा टी और यहाँ पे 0 टू टी आ जाएगा बच्चों, है ना, समाकलन के फॉर्मूला के माध्यम से। फिर इसके बाद बच्चों लिमिट रखेंगे, पुटिंग द लिमिट, है ना। लिमिट रखने का बच्चों तरीका होगा, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट पहले ओमेगा के स्थान पर ओमेगा जाएगा, फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट आपकी ओमेगा नोट हो जाएगा। ठीक है, बराबर अल्फा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, इसको देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो ओमेगा माइनस के ओमेगा नोट बराबर आपका आ जाएगा अल्फा टी आ जाएगा और ओमेगा नोट बच्चों आपका दूसरी साइड चला जाएगा, है ना। तो आपका बच्चों बन जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस के अल्फा टी। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए आपका ये पहला समीकरण बच्चों आपको प्रूफ हो जाता है जो से हमारे यहाँ पर आया था समाकलन के माध्यम से। क्वेश्चन आपके एग्जाम बच्चों आ सकता है कि घूर्णन गति के समीकरण लिखिए या उनको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर करना होगा। ठीक है, चलिए तो पहला समीकरण हो गया बच्चों आपका। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं कि दूसरे समीकरण को बच्चों हम कैसे करेंगे। जैसे बच्चों आपके सामने यहाँ पर दूसरा समीकरण आ जाता है ये वाला दूसरा समीकरण क्या होगा यहाँ पे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर इतना होगा। ठीक है, अब जब इतना होगा तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जब इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे तो प्रूफ करते समय हाँ देखिए ध्यान देंगे आप, तो अब इसको जब प्रूफ करेंगे तो आप ये जानते होंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। क्या जानते हैं बच्चों हम यहाँ पर बच्चों जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु आपकी घूर्णन गति करती है तो उस केस में आपका जो कोणीय विस्थापन होगा, है ना, तो वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो कोणीय वेग होता है आपका, कोणीय वेग होता है बच्चों कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जाएगा डी थीटा बराबर आपका जाएगा ओमेगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब घूर्णन गति के पहला समीकरण जो होता है बच्चों, घूर्णन गति का प्रथम समीकरण था आपको ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इस ओमेगा के मान को बच्चों यहाँ पर रखा जाएगा, तो जब रखा जाएगा तो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस के अल्फा टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब डी टी के बच्चों अंदर गुना कर लेंगे तो आपका बन जाएगा डी थीटा बराबर ओमेगा नॉट डी टी प्लस 1 अल्फा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या काम करना होगा, आपको इसकी लिमिट लेनी होगी। लिमिट हमेशा ध्यान ये रखना होगा जिसमें डी लग रहा होता है बच्चों लिमिट उसी की ली जाती है। तो इसका मतलब जब आपका समय 0 था तो उस केस में कोई कोणीय विस्थापन बच्चों नहीं हुआ था।
जैसे ही समय आपका t1 0 से t हो जाएगा तो उस समय कोणीय विषम बच्चों मान लेते कि थीटा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। अब इंटीग्रेशन जैसे बच्चों करेंगे तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, तो कैसे आपको यहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे इस बात का। यहाँ पे 0 टू थीटा लगा देंगे, डी थीटा हो जाएगा। और आगे अगर चलते हैं यहाँ से तो इंटीग्रेशन आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 टू टी, ठीक है, ओमेगा नॉट डी टी प्लस, आगे अगर देखते हैं 0 टू टी, है ना, एल्फा टी डी टी, ठीक है। अब अगर ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे तो आपका बच्चों यहाँ बन जाएगा ये थीटा, थीटा के साथ में यहाँ पे जाएगा 0 टू थीटा, ठीक है, ओमेगा नॉट, और बाहर अंदर जाएगा बच्चों आपका टी, 0 टू टी आपकी लिमिट रखी जाएगी, प्लस अल्फा बच्चों यहाँ से कांस्टेंट मान लिया जाएगा, बाहर निकाल लेंगे और अंदर आपका बच जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 0 टू टी चला जाएगा। अब आपको बच्चों यहाँ पे लिमिट रखनी होगी, देखें, पुटिंग द लिमिट, है ना। लिमिट रखने का तरीका बच्चों वही कि पहले आप अपर लिमिट रखें, फिर माइनस लगाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट थीटा के सामने थीटा माइनस लोअर लिमिट 0 आ गया, ओमेगा नॉट अपर लिमिट टी माइनस के 0 हो गया, प्लस 1/2, है ना, कॉमन ले लेंगे अल्फा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। आपका बच्चों यहाँ पर देखिए अल्फा ऐसे आ गया, अंदर जाएंगे तो अपर लिमिट टी के सामने टी रखेंगे और अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी के सामने रखा 0 तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और आपका बच्चों यहाँ पर इसको हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखिए घूर्णन गति का जो आपका दूसरा समीकरण था वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया बाय मैथमेटिकली, ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा कौन सा वाला था आपका, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा थीटा, ठीक है। अब देखिए जब उसको प्रूफ करेंगे तो देख क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब इसको प्रूफ कर रहे होंगे हम तो कैसे इसको किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करना होगा। अब हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर वी नो डैट। अब इसमें बच्चों कैसे करना होगा, हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति गति करती है, घूमती है, तो उस केस में बच्चों जो वहाँ पे कोणीय त्वरण जाता है वो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पे बच्चों आपका अल्फा जाएगा वो जाता है आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्या बच्चों हम इसमें अपने पास से अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी जब करते हैं तो क्या इसमें अपने पास से बच्चों हम गुना नहीं कर सकते, डी थीटा अपॉन डी थीटा कर सकते हैं ऐसा। अब जब बच्चों ऐसा कर लेंगे तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस वाले हिस्से को एक साथ लेके चल लेंगे। तो जब इसको एक साथ लेके चलेंगे तो आपका बच्चों जाएगा अल्फा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, कोणीय विषम बटे समांतर। ये बच्चों बन जाएगा आपका वेग, कोणीय वेग, इसको लिखा लेंगे ओमेगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों आप इसमें तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान देंगे,
तो आपका आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे अल्फा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ में लिमिट ली जाएगी। कैसे कि जब थीटा बराबर 0 था तो उस समय आपका वेग जो था कोणीय वेग ओमेगा रहा होगा, सॉरी ओमेगा नॉट रहा होगा, प्रारंभिक कोणीय वेग। और जब थीटा 2 बराबर आपका कोणीय वेग स्थापन हो चुका तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ कोणीय वेग आपका हो जाएगा, जिसको अंतिम कोणीय वेग दिखाएंगे बच्चों ओमेगा से। यहाँ पे लिमिट ली जाएंगी। तो आपका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा बच्चों ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 0 टू थीटा अल्फा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको बच्चों खोला जाएगा यहाँ पे तो आपका बन जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। फिर लिमिट रखेंगे बच्चों यहाँ पे ओमेगा नॉट से ओमेगा, है ना। और यहाँ पे बच्चों आपका जाएगा अल्फा डी थीटा, है ना, 0 टू थीटा। यहाँ पे बच्चों आपको लिमिट रखनी होगी पुटिंग द लिमिट, है ना। अब लिमिट रखने का बच्चों तरीका होगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि ओमेगा के स्थान पर ओमेगा जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 चला जाएगा बराबर अल्फा थीटा माइनस के 0 हो जाएगा। फिर आपको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 जाएगा बराबर आपका चला जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे 2 तो नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा अल्फा थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर आपका जाएगा 2 अल्फा थीटा, और ये उधर चला जाएगा। तो आपका बच्चों बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा थीटा। यही आपका बच्चों घूर्णन गति का तीसरा समीकरण था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। आगे कहता है जैसे आपसे बच्चों यहाँ पर ये जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण क्या होता है बच्चों? जड़त्व अगर हम जानते हैं तो किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु बच्चों विराम है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु बच्चों गतिशील अवस्था में है कोई वस्तु तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि वस्तु बच्चों बाह्य बनना लग जाए, है ना। उसके उस गुण को क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व कहते हैं, है ना। तो जड़त्वागुण क्या है? जड़त्वागुण क्या है? जड़त्वागुण होता है कि यदि कोई पिंड मतलब किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्षय प्रति बच्चों अपनी घूर्णन की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है ना, उसे जड़त्वागुण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कण का घूर्णन अक्षय प्रति जड़त्वागुण उस कण के द्रव्यमान यानी कि एम, द्रव्यमान यानी कि एम तथा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग, वर्ग यानी कि आर का वर्गीकरण कर दें। द्रव्यमान बच्चों एम मान लेते हैं, दूरी यानी कि आर मान लेते हैं, वर्ग क्या स्क्वायर कर दिया, के गुणनफल के बराबर होता है ना। जैसे हमने दिखा रखा है कि यदि द्रव्यमान एम तथा घूर्णन से दूरी स्मॉल आर है तो उस केस में जो जड़ता गुण बच्चों आपका होगा वो इसको आई से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, किससे दिखा दिया जाएगा? आई से। अब बच्चों उसका देखें मात्रक यहाँ पर क्या बनता है, एम का किलोग्राम, दूरी का मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसकी वीमा अगर बच्चों देख लेते हैं तो वीमा क्या बन जाएगी आपकी, किलोग्राम की बच्चों बन जाती है एम, है ना, और मीटर की बन जाती है एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका बन जाएगा ML2 चली जाएगी इसकी बच्चों वीमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी तरीके से? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चल लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी दृढ़ पिंड का निकालना, तो पिंड में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना बच्चों। ठीक है, तो मान लिया कि अगर हमारे पास है बच्चों यहाँ पर n कणों से मिलकर बना एक निकाय है जिसके कणों के दरम्यान बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है हमने, यहाँ पे M1 हो गया, M2 हो गया, है ना, M3 हो गया, M4 हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे M5 हो गया, M6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो बच्चों चलते रहेगा, सबकी दूरियां दिखा रखी हैं। n कणों से मिलकर बना है जिसके कणों के दरम्यान बच्चों आपके M1 M2 M3 डॉट डॉट Mn है, तो उनकी गुणों से संगत दूरियां बच्चों R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। ठीक है, तो इनके घूर्णन अक्षय परिधि जो जड़ता गुण होगा बच्चों वो क्या क्या होगा? पहले वाले का आपको बन जाएगा ये वाला, पहले वाले का हो जाएगा, है ना, दूसरे वाले का हो जाएगा, तीसरे वाले का हो जाएगा, और आखिरी वाले का बच्चों ये वाला हो जाएगा, यानी कि MR1 का स्क्वायर M2R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। जब पूरे पिंड का निकालना होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों पूरे पिंड का घूर्णन अक्ष के परिधि
जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों एक तो उसको आई से दिखाया जाएगा और ये आपको होगा I1 प्लस के I2 प्लस के डॉट डॉट अगर करके जाते हैं आखिरी वाले तक जाएंगे। इनकी बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस के M2 R2 का स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट जाएंगे MN RN का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उसको लिख लेते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे अगर देखें आई से 1 करें, यहाँ पे आई ले लेते हैं, यहाँ पे आई ले लेते हैं और यहाँ पे एन तक जाते हैं, तो सिग्मा MI R1 आई आर सॉरी आर आई का स्क्वायर, यानी कि जो आई यहाँ पे वो नंबर होगा एक आपका। ठीक है, के स्क्वायर के बच्चों यहाँ पे बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको यहाँ पे बताया जा सकता है कि पूरे पिंड का द्रव्यमान होगा। सिग्मा का मतलब होता है सभी कणों के पिंडों का, सभी कणों के जो जितने भी पिंड होंगे उसमें सॉरी जितना भारी पिंड होगा उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उन सभी कणों का जड़त्व गुणों का योग से मतलब होता है सिग्मा से। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चले थे। अब जैसे अगला हेडिंग आपसे क्या रहा है कि आपको बताना है कि बलाघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध है ना, बलाघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे? तो बलाघूर्ण बच्चों आप जानते हैं कि बलाघूर्ण जो होता है बच्चों आपका टो होता है। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण आपको आई होता है। तो कैसे बताएंगे? हमने मान लिया कि हमारे पास में बच्चों कोई पिंड है। ठीक है, उस पिंड में आपके पहले वाले पार्टिकल M1 M2 M3 टोटल इस तरीके से होगा। उन कणों की दूरी आपको बच्चों दिखा रखी है ना, जैसे इस वाले को दिखा रखा है कि ये वाला आपका R1 होगा, ये वाला बच्चों R2 होगा, ये वाला R3 होगा, ये वाला RN होगा, ये वाला R5 होगा। इस तरीके से बच्चों आखिरी तक पार्टिकल जाते हैं तो N तक लेके चल लेंगे। ठीक है, जिनकी दूरी यहाँ दिखा रखी है। और घूर्णन अक्ष के कहते हैं बच्चों पिंड का जो कोणीय त्वरण होगा, सॉरी कोणीय त्वरण होगा अल्फा, वो सबका बच्चों एक समान रहेगा। कोणीय वेग ध्यान रहे, घूर्णन गति में कोणीय वेग ओमेगा व कोणीय त्वरण अल्फा दोनों बच्चों समान रहता है सभी कणों के लिए, या पूरे पिंड के लिए भी बच्चों समान रहता है। ठीक है, तो अब जब आपको निकालना होगा, ठीक है, तो पहले कण का है ना, तो पहले कण का कण पहले कण का घूर्णन अक्ष के परितः बलाघूर्ण। अब बच्चों बलाघूर्ण क्या होता है? पहले कण का निकालें तो बन जाएगा आपका F1 जाएगा इंटू में बच्चों आपका R1 जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे जो होता है आपका F बराबर आपका होता है MA, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो आपका जाएगा पहले वाले के लिए टोवन बराबर आपका M1A1 इंटू R1। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो A होता है बच्चों आपको होता है R अल्फा, है ना, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध हम बच्चों पढ़ चुके हैं। तो उसकी जगह जब बच्चों रखेंगे तो आपका जाएगा टोवन बराबर M1 R1, अल्फा सबका समान होता है इसलिए R1 आएगा ये वाला। तो टोवन बराबर आपका जाएगा बच्चों M1 R1 का स्क्वायर इंटू में अल्फा। तो ये पहले कण का आ गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम आगे तक चलते हैं जब, तो कह देंगे इसी प्रकार टू बराबर M2 R2 का स्क्वायर अल्फा, है ना, टो 3 बराबर M3 R3 का स्क्वायर अल्फा, डॉट 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 जाएंगे आगे तक हम बच्चों। यहाँ पे आखिरी वाला आएगा टो n बराबर MN RN का स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर पूरे पिंड का जब बच्चों निकालना होगा, पूरे पिंड का जब बच्चों आपको निकालना होगा तो आपको क्या काम करना होगा? सबको जोड़ देना होगा। ठीक है, पूरे पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो उसमें आप क्या काम करेंगे बच्चों? टो बराबर सॉरी जड़त्व आघूर्ण नहीं आएगा बच्चों, बलाघूर्ण आएगा। टो बराबर टो 1 प्लस के टो 2 प्लस के टो 3 डॉट 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 टो n। तो अब ध्यान देंगे कि बच्चों यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो M1 R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 का स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट MN RN का स्क्वायर। ठीक है,
इसमें ध्यान देंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ से अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट यहाँ पे m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपके? अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई है यहाँ पे, तो इतनी बातें यहाँ से क्लियर हो जाने के बाद में बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर आपका अल्फा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब जब अल्फा कॉमन ले लिया जाएगा बच्चों आपका, तो उसको लिख लेंगे सिग्मा एम आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखने के बाद ये बन जाएगा बच्चों, आप जानते हैं कि हमने पिछली बार पढ़ लिया है आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है जड़त्वागुण पूरे पिंड का। ठीक है, तो टो पर आपका जाएगा बच्चों आई अल्फा, आपका हेडिंग था बलागुण था जड़त्वागुण में संबंध, बलागुण टो हो गया, जड़त्वागुण बच्चों आपका आई हो गया, तो टो बराबर बच्चों आई अल्फा इसका संबंध आ चुका है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। तो जैसे जड़ ये कहता है बच्चों, ये दो प्रमेय आपको ये याद रखनी होंगी। ये कहता है लंबवत अक्षों का प्रमेय, है ना। अब लंबवत अक्षों का प्रमेय क्या है कि जो जब भी आपको कोई पिंड किसी भी अक्ष पे होता है तो उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, इस प्रमेय के अनुसार किसी किसी समपटल का उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः, दो परस्पर लंबवत कोई सी भी अक्ष मान के चलें, जैसे एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है, लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्णों का योग अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के बच्चों बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो तीसरा एक्सिस आपका होगा उस पर जो जड़त्वाघूर्ण होगा, बाकी शेष जो आपके एक्सिस बचते हैं उनके जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर आपका होगा, यानी कि आई जेड इजगल टू आई एक्स प्लस के आई वाई आपका होगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब समांतर अक्षों में, समांतर अक्षों में आपको देखनी है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जो होगा उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर से होते हुए जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM यानी कि सेंटर ऑफ मास, है ना, तथा पिंड के द्रव्यमान m व दोनों समांतर अक्षों के बीच के लंब दूरी d के वर्ग, d भी लिख लेते हैं बच्चों को, इसी जगह के कुछ किताबों बच्चों यहाँ पर r भी रखा होता है, d के वर्ग के गुणनफल के योग के बच्चों बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे I बराबर ICM प्लस के MD स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हमारा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया ये वाला, आर बराबर आपको दे रखा बच्चों 0.2 किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के परितः वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है और यदि घूर्णन अक्ष से दूरी तो आपको m दे रखा है ना, ये वाला घूर्णन अक्ष से दूरी बच्चों आपको r दे दिया कितना 0.5 मीटर। ठीक है, तो आपको जड़त्वाघूर्ण बताना है, बताना बच्चों, तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, I बराबर लगा लेंगे यहाँ पे mr स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.2, ठीक है 0.5 इंटू 0.5, तो इसको इससे यहाँ हटा के यहाँ पे टोटल 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगी। ठीक है, अब 3 जीरो जब बच्चों यहाँ पर आ जाएंगे तो एक तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों 10 गुना 10 ले सकते हैं, तो 5 दूनी 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 5 गुना 10 की पावर माइनस के 2, ये एक और 2 पावर पर जाएगा बच्चों माइनस के ना, मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों, हैप्पी लर्निंग।